हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मस्ती विद एलपी में। आई होप आप एकदम बढ़िया एकदम मस्त होंगे और आप एकदम अपनी पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, डेली के तरह मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ जीएस के बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि गत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। बिना किसी देरी के दोस्तों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, डैश डैश एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम या कुचिपुड़ी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य के एक गांव कुशेलवापुरी अथवा कुचेलापुरम से हुई है। कुचेलापुरम के नाम पर ही इसका नाम कुचिपुड़ी रखा गया है। इससे जुड़े कुछ कलाकार राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। कुचिपुड़ी लक्ष्मी नारायण शास्त्री होते, कुचिपुड़ी एकल विधा के जनक माने जाते हैं। इंद्राणी रहमान व यामिनी कृष्णमूर्ति इस नृत्य के प्रमुख नर्तक हैं। कुचिपुड़ी की अधिकतर प्रस्तुतियाँ भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित हैं। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? चेरव, याक्षम, थांगटा या माच। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा चेरव। आगे देखते हैं चोंगलाइजोन तथा खुआल लाम नृत्य मिजोरम के अन्य प्रमुख नृत्य हैं। थांगटा मणिपुर का विशेष मार्शल आर्ट है। थांगटा का शाब्दिक अर्थ तलवार और भाला होता है। माच मध्य प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य रूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कमसाले डैश डैश राज्य का पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें कर्नाटक, गुजरात, गोवा या असम। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आगे देखते हैं। कमसाले को बीसू कमसाले के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य भगवान शिव की महिमा का वर्णन करता है। बीरगासे, ढोलू कुनीथा, गरुड़ी, गोम्बे आदि कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ममिता डैश डैश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा या असम। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। आगे देखते हैं। ममिता नृत्य त्रिपुरी लोगों के द्वारा फसल उत्सव ममिता महोत्सव के अवसर पर किया जाता है। गरिया नृत्य, लेवांग नृत्य, मेलाडोम व होजागिरी नृत्य त्रिपुरा के प्रमुख नृत्य हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आलूयट्टू डैश डैश राज्य का लोक नृत्य है। हमें ऑप्शन दे रखे हैं इसमें केरल, हरियाणा, नागालैंड या गोवा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। आगे देखते हैं। आलूयट्टू कोन्याक जनजाति द्वारा किया जाता है। रेंगमा युद्ध नृत्य, बांस नृत्य, चंगाई नृत्य नागालैंड से संबंधित नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकनाट्य भांड पाथेर निम्न में से किस राज्य की नृत्य शैली है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें हरियाणा, सिक्किम, गोवा या कश्मीर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर। आगे देखते हैं। भांड पाथेर कश्मीर की नृत्य शैली है। व्यंग्य और नकल उतारने हेतु इसमें हंसने हंसाने को प्राथमिकता दी जाती है। मूलतः भांड कृषक वर्ग के होते हैं। इसमें इस नाट्य कला पर कृषि संवेदनता का गहरा प्रभाव है। सिक्किम के लोक नृत्य संगिनी, सिंघीछम, गैनी, शब्दो, तमांग शैलो आदि सिक्किम के लोक नृत्य हैं। चूफाट नृत्य सिक्किम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसके ऑप्शन
हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या के.एम. मुंशी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था। तो हमें इसका ऑप्शन दे रखे हैं 26 जनवरी 1948, 22 जनवरी 1947, 31 अगस्त 1950 या 15 अगस्त 1949। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। आगे देखते हैं उद्देश्य संकल्प को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। वो क्वेश्चन दे रखा है संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था। तो हमें इसका ऑप्शन दे रखे हैं 22 नवंबर 1949, 10 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1948 या 24 मार्च 1946। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। आगे देखते हैं इसमें दे रखा है संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का अंगीकार कर लिया गया और संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीपीओ 9 नवंबर 2022 को पूछा गया था। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 6 माह 29 दिन, 4 वर्ष 3 माह 29 दिन या 1 वर्ष 10 माह 15 दिन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं संविधान सभा के सदस्यों ने डैश डैश को संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। आगे देखते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ। इस संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं संभवतः डैश डैश मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ऑप्शन दे रखा है 8000 वर्ष पहले, 7000 वर्ष पहले, 6000 वर्ष पहले या 5000 वर्ष पहले। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 7000 वर्ष पहले। दोस्तों क्लास को लास्ट तक देखना, मैंने आपके लिए इसमें यूपी जीके के भी 4 से 5 क्वेश्चंस ऐड किए हैं। आगे देखते हैं मेहरगढ़ एक नवपाषाणकालीन स्थल है जहां फसल उत्पादन का प्रमाण मिलता है। लगभग 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों के मुख्य रूप से डैश डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। हमारा इसके ऑप्शन दे रखे हैं पीतल, लकड़ी, पत्थर या कांसा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कांसे का। आगे देखते हैं एम व्हीलर ने वर्ष 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला। एम व्हीलर ने अपने कार्यकाल के दौरान हड़प्पा, अरिकामेडु तथा ब्रह्मगिरी जैसे ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई करवाई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1961 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके प्रथम महानिदेशक भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल या धोलावीरा। हमारा इसका आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। लोथल हमारा कहाँ पर है? लोथल है हमारा गुजरात में, धोलावीरा भी गुजरात में और कालीबंगा हमारा राजस्थान में। आगे देखते हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कालीबंगा हड़प्पा स्थल है, राजस्थान में है और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा गुजरात में हड़प्पा सभ्यता का एक मात्र स्टेडियम यानी खेल का मैदान मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमें इसके ऑप्शन दे रखे हैं नंगा पर्वत, नंदा देवी, नामचा बरवा या कंचनजंगा। हमारा इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। आगे देखते हैं। उपरोक्त विकल्पों में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा है और इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। दोस्तों इसको नोट कर लेना, काफ़ी एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है। कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। यह सिक्किम, भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है। गौरतलब है कि भारत का सर्वोच्च शिखर गोडविन ऑस्टिन या K2 है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है और यह पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। ये बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, ये भी सही है हमारा। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, ये भी सही है हमारा। ऑप्शन सी देखते हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, यह गलत है। जबकि पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वह उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। अगला देखते हैं हम। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे थाल घाट, भौर घाट और पाल घाट है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी 2,695 मीटर है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई लगभग 600 से 610 मीटर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, ओडिशा के गणपति जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? ऑप्शन हमें दे रखे हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय कटीले तथा झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनका क्षेत्र कैसा होता है, मतलब किस क्षेत्र में है ये? सह्याद्री, शिलोंग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में। वर्षा जो होती है इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये। पर्वतीय वन क्या होते हैं? उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं ये। इसमें वर्षा जो होती है वो 150 से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? तो हमारा इसमें ऑप्शन दे रखे हैं चंबल नदी, महानदी, कैन नदी या बेतवा नदी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा महानदी। आगे देखते हैं। मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदियाँ बेतवा, काली सिंध, चंबल, माही और पार्वती नदी हैं। चंबल नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश में मालवा पठार की जनापांव पहाड़ी से निकलती है। चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बनास, पार्वती, क्षिप्रा, काली अथवा सिंध। महानदी उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत से निकलती है और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तेल, जोंक, औंग, इव आदि। कैन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और इसकी सहायक नदियाँ जो है श्यामरी है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में
विंध्य पहाड़ियों से निकलती है और इसकी सहायक नदियाँ बीना, जामनी, हलाली तथा धशान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें, चंडीगढ़, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। हमारा इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित एक संघ राज्य क्षेत्र है और लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। लक्षद्वीप द्वीप समूह भी एक संघ राज्य क्षेत्र है और यह अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे डैश डैश बेरोजगारी कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, प्रौद्योगिकी, आकस्मिक, प्रतिरोधात्मक या दीर्घकालिक। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दीर्घकालिक। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लग रहा हो तो क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं, दीर्घकालिक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो आम तौर पर अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समस्याओं के कारण होती है। भारत में निम्न प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है: संरचनात्मक, मौसमी, प्रच्छन्न, तकनीकी, प्रतिरोधात्मक अथवा चक्रीय बेरोजगारी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक। हमारा इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। आगे देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1806 में कलकत्ता में प्रारंभ हुई थी। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ मद्रास 1921 में तीनों का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया, जो कि 1 जुलाई 1955 को हुआ था। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक पहला बैंक है जिसने 2006 में सर्वप्रथम अपनी शाखा चीन में स्थापित की है। 1921 में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मांग का नियम बताता है कि डैश डैश के बीच एक ऋणात्मक संबंध है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। आगे देखते हैं, मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग घटती है तथा वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यदि मांग की कीमत में लोच 1 से कम है तो वस्तु की मांग को डैश डैश कहा जाता है: एकात्मक लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः लोचदार या बेलोचदार। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, बेलोचदार। आगे देखते हैं, जब कीमत में परिवर्तन चाहे वृद्धि हो या कमी के कारण मांग की गई मात्रा समान रहती है तो इसे बेलोचदार मांग के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पूर्ण स्पर्धी बाजार की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें दे रखा है, बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं, जो कि ठीक है। आगे देखते हैं, जानकारी पूर्ण होती है। हमारे दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 और 2 दोनों सही। दोस्तों, आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिस भी किसी एग्ज़ाम में जीएस पूछी जाती है, ये क्लास उस एग्ज़ाम्स के लिए कारगर सिद्ध होगी। आगे देखते हैं, पूर्णतः प्रतियोगिता एक प्रकार के बाजार का रूप है जिसमें बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं। इस प्रकार के बाजार में समरूप या एक जैसी वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। पूर्णतः प्रतियोगी बाजार में वस्तुओं का एक ही मूल्य प्रचलित रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्चतम होता है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें प्रोटीन, एल्कीन, एल्काइन या एल्केन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा एल्काइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के धरातल से ऊपर उठते चले जाएंगे तो क्वथनांक कम होता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब बढ़ता है। पृथ्वी के धरातल से नीचे जाएंगे तो क्वथनांक बढ़ता चला जाता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। दबाव बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियां और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणुओं से बना कौन सा असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें नोनेन, आइकोसेन, ट्राइकोंटेन या ऑक्टेन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आइकोसेन। आगे देखते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ। सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियां और पैराफिन मोम बनाने के लिए आइकोसेन हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया जाता है। ये एल्काइन श्रेणी का कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C20H42 होता है। आइकोसेन का फ्लैश पॉइंट बहुत उच्च होने के कारण यह एक अकुशल ईंधन है, इसलिए पेट्रोकेमिकल उद्योग में इसका उपयोग बहुत कम होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लेटी हेल्मथीज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्पंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा फ्लेम कोशिका। आगे देखते हैं। फ्लेम कोशिका प्लेटी हेल्मिन्थीज संघ के जीवों की प्रमुख विशेषता है। इसकी सहायता से इस संघ के जीवों में उत्सर्जन क्रिया संपन्न होती है। इस संघ के जीव प्रायः परजीवी होते हैं, जैसे फैसियोला, प्लेनेरिया, टीनिया सोलियम आदि। स्टेम कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो स्वयं की प्रतिकृति बनाने की क्षमता रखती हैं और जिनसे शरीर की अन्य कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण किया जा सकता है। इन्हें प्रायः भ्रूण से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी जीके का। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन यूपी SSC लेखपाल 2015 की परीक्षा में पूछा गया। ऑप्शन दे रखे हैं हमें बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल दोमट, लाल और काली मिट्टी का मिश्रण। हमारा इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश में प्रमुख प्रकार की फसलें निम्न में से कौन सी हैं? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? दलहन, गेहूं, गन्ना या आलू? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा गन्ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? ऑप्शन दे रखे हैं हमें गेहूं, चना, मटर, जौ, गेहूं, मक्का, जौ, अलसी, गेहूं, कपास, मक्का या गन्ना? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। आगे देखते हैं। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, दूसरा या चौथा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पहला। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।